तो मोशन ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली। तो इस वाले पार्ट्स में मैंने कल एक पार्ट आपको पढ़ा दिया था कि जब पुल्ली में मास नहीं हो। आज अपने को पढ़ाना है जब पुल्ली में मास हो तो क्या कंडीशंस होते हैं, तो वो डिस्कस करना है बेसिकली। ये तो हो गए थे। तो यहां से अपने को बेसिकली पढ़ना है इफ द पुल्ली इज नॉट मासलेस। कल का केस जो पढ़ा था पुल्ली क्या था, मासलेस थे। अब क्या है कि पुल्ली इज नॉट मासलेस लेदर इट हैज फाइनाइट मास। अब पुल्ली को भी अपन ने मास दे दिया। अब पुल्ली का रेडियस आर है। देन टेंशन इन टू सेगमेंट स्ट्रिंग आर डिफरेंट से T1 एंड T2। कल वाला केस अगर जिसको समझ में आया होगा उसको आज वाले में दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि फर्क सिर्फ क्या पड़ रहा है, पुल्ली का मास। बाकी तो एज इट इज डायग्राम पूरा का पूरा सेम है। कैपिटल एम अपन ने मान रखा है पुल्ली का मास और रेडियस क्या है आपका आर है। बाकी तो डायग्राम एज इट इज सेम है। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। एफबीडी तो दिख रहा है, बन गया, कहाँ क्या फोर्स लग रहा है। अब इसका है कि अपने को मेन क्या है, इक्वेशंस लिखना है। तो देखो ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखा है एक कल वाला ही इक्वेशंस है। इसमें कर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कल मैंने अगेन रिपीट करके समझा भी दिया था कि ये कैसे आया है। अब देखो पुल्ली का अपन ने मास दे रखा है तो पुल्ली पे क्या लगेगा, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। सर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और देख के ही बोला होगा। नहीं सर, अरे 2 मिनट में कोई भी नहीं है सर पास में। चलो, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अपन आगे के चैप्टर्स में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सब चीज। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अल्फा बेसिकली क्या है, एंगल, जिस एंगल से रोटेट कर रहा है। क्योंकि पुल्ली पे आप स्ट्रिंग लगा के आप खींचोगे तो पुल्ली भी रोटेट करेगा। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहां कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल कंडीशन में, एनी ऑब्जेक्ट, जैसे अपना पंखा रोटेट कर रहा है, इंजन रोटेट कर रहा है, तो जहां भी कोई चीज रोटेशनल कंडीशंस में होगा वहां आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करेगा। क्या होता है, कैसे क्या होता है, आगे के चैप्टर्स में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आप याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहीं अप्लाई होगा जहां कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। यहाँ चूंकि पुल्ली रोटेट कर रहा है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज किया, और अल्फा इज द एंगल। और एक टॉर्क बराबर क्या होगा, T1 माइनस T2, क्योंकि टेंशन का डिफरेंस हो जाएगा। नेट जो पुल्ली पे जो फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, एक आप जैसे कुएं से पानी खींच रहे हो, एक रस्सी से आप खींच रहे हो, और एक जो है कुएं से बाल्टी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो एक टेंशन तो आप पुल्ली के बाद लगा रहे हो और एक टेंशन पुल्ली के पहले लग रहा है, जो कि कुएं से अपन पानी निकाल रहे हैं। तो बेसिकली पुल्ली पे लगेगा कितना, दोनों का डिफरेंस लगेगा। तो एक तो टॉर्क ये हो गया रोटेशनल कंडीशंस में, और एक टेंशन के केस में क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला T1 माइनस T2 इंटू आर। ठीक है, T1 माइनस इंटू आर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रख दिया फॉर्मूला 1/2 mr²। ये सर्कल का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये तो अभी याद रखना। चूंकि पुल्ली सर्कुलर है ना, तो सर्कल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 1/2 mr²। वहां अपन आगे के चैप्टर्स में अपन इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, सर्कल के लिए अलग होता है, सेमी सर्कल के लिए अलग होता है, क्वार्टर सर्कल के लिए अलग होता है, रेक्टेंगल के लिए अलग होता है, ट्रेंगल के लिए अलग होता है। सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं। तो अपन आगे के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो याद रखो कि सर्कल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू A/R।
इसकी तो जरूरत नहीं है। अब तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो अपन टॉर्क का फॉर्मूला आपका, ए हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन तो आपको पता ही है, तो सब जगह पे यूज करोगे, मासलेस हो या नॉट मासलेस हो, एक्सेलेरेशन बराबर फोर्स अपॉन टोटल मास, ये तो आपको यूज करना ही। अब क्वेश्चन से राइज हो रहा है, सपोज ए बॉडी बी विथ मास m2, एक कोई बॉडी बी है जिसका मास m2 है, रेस्ट ऑन स्मूथ टेबल। एक स्मूथ टेबल्स है, एक स्मूथ टेबल्स पे है, सपोज ए बॉडी बी, एक बॉडी बी अपन रख दिया, मास m2, ठीक है। तो m2 मास का एक बॉडी अपन ने टेबल पे रखा, मास m1 इज कनेक्टेड टू m2 बाय लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ओवर ए पुली, मतलब कुछ इस तरीके का एक पुली बना दिया। मास m1 इज कनेक्टेड टू m2 बाय लाइट स्ट्रिंग ओवर ए पुली फिक्स्ड एट द एज ऑफ द टेबल एंड हिंज फ्रीली एज, कुछ इस प्रकार से। अब m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब जो पुली से नीचे की ओर है डाउनवर्ड है, उसका मास m2 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब m1 की मास ज्यादा है तो क्या होगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, एक्सेलरेशन से लगे, तो इसका मास ज्यादा है ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये बॉडी बी है और ये बॉडी, तो ए के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये टेंशन लग रहा है, अगर मैं FBD लिखूं, दिस इज m1g, तो ये टेंशन T ऊपर की ओर लग रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो m1g माइनस टी, और एक्सेलरेशन से ना, सॉरी एक्सेलरेशन तो हमेशा अपवर्ड ही लगेगा, तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, m1g इक्वल टू t प्लस m1a, तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। समझ में आया इक्वेशंस मनीष? कल वाला अगर समझ में आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, टॉर्क इधर आ गया, माइनस में हो गया है ना? यस सर हुआ। है ना, कल का क्लास अगर अटेंड किया होगा तो कोई दिक्कत है। हर्ष सर FBD बना लिया ना, तो इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम अगर होगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, होना चाहिए FBD में, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और T इक्वल टू m2, क्योंकि ए सेकंड बॉडी जो है तो टेबल पे रखा हुआ है, इस पे ग्रेविटी तो लगना है नहीं है, तो सिंपल टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएंगे। T इक्वल टू m2 है, तो एक्सेल सॉल्विंग, दोनों को आप सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, और यहाँ से आ जाएगा टॉर्क। कनिष्का, ये कैसे आया दोनों, एक्सेलरेशन इक्वल टू और टी इक्वल टू कैसे आया है? सर ये आपने ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से कर रहा है ना? हाँ, तो कैसे किया वही मैंने, बताओ कैसे किया, थोड़ा सा हिंट्स दो मेरे को। सर आपने कुछ नहीं करा, प्लेसेस चेंज करी है। सर आपने इक्वेशन 1 और 2, मतलब बॉडी ए और बॉडी बी का है ना, वो मतलब कि दोनों जोड़ लिए और फिर मतलब इनकी वैल्यूज इधर उधर कर दी है। और ये आपने बताया कि मास 1 का जो वेट है वो मास 2 से ज्यादा है, तो ये इसे नीचे खींचेगा तो फिर वो उसका एक्सेलरेशन आगे तरफ लगेगा। इसे ऐसे वाली इक्वेशन बनी है। और इधर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकाला, जैसा कि मनीष ने बताया कि दोनों को ऐड कर दिए, तो दोनों को ऐड किया तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a, तो m1g एक कॉमन निकाल लिया, m1 प्लस m2, a इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2 आ गया, इक्वेशन आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, तो जरा टॉर्क का निकाल के बताओ तुम लोग, टॉर्क का ये मैंने कैसे लाया फॉर्मूला, ट्राई करो, 1 मिनट का समय देता हूँ। ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से ही मैंने टॉर्क लाया, और कैसे लाया वो आप लोग बताओ। सर आपने, मैं बताऊं, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो इसमें एक सेकेंड, एक्सेलरेशन की जगह पे आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, ये वाला जो अभी निकाला है आपने। सही बताया, क्योंकि जो आपको टी इक्वल टू जो लाना था उसमें ए नहीं है, हमेशा ए नहीं है। ए नहीं है तो क्या किया, जो मैंने एक्सेलरेशन जो लाया ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन में इस ए की प्लेस पे पुट अप कर दिया, तो उससे अपना क्या आ गया, ए टी आ गया।
तो कुछ इस तरह का अगर डायग्राम था जो कि ऑलरेडी मेरे को प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। यूट्यूब पे जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे 11th-12th के हिसाब से मैं उसके ही डाल रहा हूँ, अलग ही बना के डाल रहा हूँ, ताकि तुम लोग की रिवीजन या प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए फिजिक्स की तैयारी। कुछ इस तरीके का डायग्राम था जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड मास इज म्यू, ये मैं आगे के टॉपिक्स में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शंस में वहाँ डिटेल्स में आएगा कि भाई काइनेमेटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शंस होता है, क्या होता है, इसी चैप्टर्स में आगे के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ है ना, तो टेंशन मत लेना कि सर म्यू क्या होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर टेबल और मास, हाँ टेबल और मास के बीच अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो, तो आपका एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला ए हो जाएगा और टेंशन का ए फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब जो पीछे फॉर्मूला लिखा ना, उसमें से चेंजिंग क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का आ जाएगा। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली कहाँ लग रहा है, टेबल और ऑब्जेक्ट के लिए, M2 मास के लिए। तो यहाँ मैंने M2 के साथ आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा। सर अगर M1 के साथ लगेगा तो? हाँ, वो तो M1 के साथ लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि M1 तो हवा में लटका हुआ है, किसी के टच में है नहीं ना, तो फ्रिक्शन तो होगा नहीं ना। यस सर। वो तो अपने ऊपर है ना, M1 किसको मानते हैं, M2 जो भी किसी के कांटेक्ट में होगा वही हमेशा फ्रिक्शन की बात होगी, और वही हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, जो कि आगे डिटेल्स में अपन देखने वाले हैं। क्या है, M = 4m2, द पुल्ली आर स्मूथ एंड लाइट एट टाइम t = 0, द सिस्टम इज रेस्ट, टाइम 0 रेस्ट में, इफ द सिस्टम इज रिलीज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि इस पे ग्रेविटी लगेगा, फिर इसके जो ग्रेविटी यहाँ लगेगा वही ग्रेविटी इस पे ट्रांसफर होगा, फिर अपने को इस पे निकालना है। क्योंकि फर्स्ट वाले पुल्ली पे जो ग्रेविटी होगा ना, बेसिकली क्या होगा, जी होगा, फिर इधर आ जाएगा तो इधर पे क्या हो जाएगा, आपका G/2 हो जाएगा। फिर इस पुल्ली पे इधर वाले पे आएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, G/4 हो जाएगा, कम होते जाएगा ग्रेविटी। अब एक पुल्ली और लगा देंगे तो फिर वो G/8 हो जाएगा। ये आपके रीजन्स भी हो गए। आप ऐसे डायरेक्ट जो मैंने बताया उस तरीके से भी बता सकते हैं, और इक्वेशन लिख के भी बता सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और सब्जेक्टिव के हिसाब से भी, आप जैसे चाहें उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो पहले तरीका बताया था लिखने का, वैसे ही लिखना है और सॉल्व करके आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखो सेकंड कैटेगरी है। अब क्या किया, दो पुल्ली लगा दिया। सपोज a mass M rests on the frictionless horizontal table. Let mass M is connected to two masses M1 and M2 by light string passing over the two pulleys. M1 is greater than M2. अब दो पुल्ली का अपन डिस्कस कर रहे हैं, और इधर का मास ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो मतलब ये क्या आएगा, मास ज्यादा है तो डायग्राम में दिख रहा है ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा टेंशन, तो एक क्या आ जाएगा, इसका ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो टेंशन इधर की तरफ लगेगा। तो वही चीज है, बाकी तो आप इक्वेशन अब लिख लोगे। ये आया समझ में, मैंने जो बताया एरो का साइन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, डाउनवर्ड जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या लगा यहाँ, डाउनवर्ड, टेंशन नीचे की तरफ आएगा, तो टेंशन ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। फिर पुल्ली के थ्रू क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टेंशन इधर जाएगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट चूंकि ये नीचे आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब बॉडी का मोशन और टेंशन दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो तो ऑलरेडी पता है। जब अपन खींचते हैं तो अपने को भी दूसरे तरफ से उधर से खींचेगा, तो फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में आपके टेंशन अप्लाई होंगे। अब आप इक्वेशन लिख लें। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, M1G नीचे लग रहा था, T ऊपर हो रहा था, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। और M2G के लिए भी आप M2G टेंशन T2 था, और दिस इज एक्सेलरेशन। और बॉडी C कहाँ हो गया, जो टेबल पे रखा हुआ है, दिस इज M। एक टेंशन इधर लग रहा है
और ये टेंशन इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मालूम अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा T1 माइनस T2 और मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तीनों का इक्वेशन हो गया। जिसको एबीडी समझ में आ गया, इक्वेशंस में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, फोर्स अपॉन मास। ए मास मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज m1 एंड दिस इज m2 और दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके का है। ये इंक्लाइंड सरफेस है, इस पे m1 ऑब्जेक्ट है, एक पुल्लीज है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्या है m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1 मतलब ये क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो ये क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और ये चूंकि इंक्लाइंड सरफेस पे है, मैं अलग से आपको बता देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है 1, ये थीटा एंगल है। तो बेसिकली ये हमेशा ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ये इंक्लाइंड पे है तो ये क्या होगा, वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टल। इस पे जो m1g लगेगा ये दिस इस तरह से इंक्लाइंड पे लगेगा, दिस इज ए थीटा एंगल। क्योंकि ये जो m1 जो है ना, ये इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो इसको डायरेक्ट आप टेंशन फोर्स के बराबर नहीं लिख सकते m1g के, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, इंक्लाइंड सरफेस पे रहेगा ना, तो इस तरह से कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। m1g cos थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा m1g sin थीटा। क्योंकि जो m1g जो लग रहा है ना, पार्टिकुलर एंगल से लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, तो इसको अपने को कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप इक्वेशंस लिख लो। तो यहाँ इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? थीटा तो क्वेश्चन में देंगे ना, इसमें वैल्यू तो मैंने जनरल बता रहा हूँ ना। थीटा दे देंगे क्वेश्चन में, 30 डिग्री 5 डिग्री जो भी हो, थीटा दिया हुआ रहेगा। बस ये चीज जो मैंने जो साइड में बताया ना ब्रेक करने का, ये चीज याद रखना। एज इट इज डायरेक्ट आप ये चीज आप यूज करना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब m1 बॉडी के लिए क्या लिखा है, अब इक्वेशंस आप लिख दो। टेंशन T, अब ये क्या आ रहा है कि आपका ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड के लिए। क्योंकि m2 m1, अब चूंकि टेंशन T है और m1g sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। अच्छा कि एक्सेलरेशन यहाँ डाउनवर्ड, तो यहाँ एक्सेलरेशन दिस, टेंशन और एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ये चीज आप ख्याल रखना हमेशा। तो ये इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी बात करें तो m2g डाउनवर्ड, और चूंकि ये नीचे की ओर है तो टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, तो T माइनस m2g इक्वल टू m2 ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक सेकंड के लिए हो गया, बस एक विधि बन गया, इक्वेशन लिख दिया। सर इतना समझ में आया कि ना ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर जाएगा, ये थीटा मतलब की बनाएगा, फिर उसके बाद मतलब कि माइनस में कोई सी वैल्यू आपने बताने वाले थे, तो इतने में बस वही रुक गया, मैं वही समझ नहीं आया। अभी तक जो इसके प्रीवियस डिस्कस किया कर रहे थे ना, इसमें किया वही है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। जितने भी कंसेप्ट देखो मैंने वैसा का वैसा किया है, सिर्फ इसमें साइन थीटा आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक टेंशन T लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, और m1g इतना, तो हमेशा एरो के डायरेक्शन, ये दोनों एरो कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ, m1g साइन थीटा प्लस a, और टेंशन इसके दूसरी तरफ लग रहा है T, तो हो गया T माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू a। आ गया पहला जैसा, आया समझ में? सर इसमें जी और ए की वैल्यू इसमें एक ही है क्या? जी और ए कैसे होगा, जी ग्रेविटी है और ए जो है एक्सेलरेशन, जिस मोशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कोई भी चीज अगर वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा ना, वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। सर ये एक्सेलरेशन इस साइड लग रहा है और ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है। हाँ, तो दोनों, क्योंकि मास ज्यादा है ना, अब उस पर डिपेंड करेगा ना किधर वेलोसिटी, m2 की मास ज्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा ना, तो मतलब उस एक्सेलरेशन, लिफ्ट है, अब लिफ्ट तुम सेकंड फ्लोर से फर्स्ट, 10वें फ्लोर से तुम फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट से आ रहे हो, तो लिफ्ट नीचे की तरफ, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा ना, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड होगा, और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही लग रहा है। हाँ सर।
तो ये जो सेकंड, ये जो M2 है ना, वो केस हो गया लिफ्ट का समझना। इसको कैसे समझना तुम, लिफ्ट के हिसाब से कि अपन 10 फ्लोर से 10th फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा, दिस इज द कंडीशन ऑफ, जैसा लिफ्ट जैसा कंडीशन है, तो तुमको क्लियर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर, तो फिर तो ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये इधर वाले M1 की। M1 तो मैंने लिख दिया ना यहाँ, M1 को तो मैंने समझा ही दिया, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा ना। टेंशन टेंशन अगर ऊपर लग रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि सिंपल सा रस्सी खींचोगे आप, किसी भी चीज को आप खींचते हो तो टेंशन हमेशा उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा एक ख्याल रखना, ऑलवेज। सर और फिर एक्सेलरेशन अपने साइड लगेगा। हाँ उल्टा, टेंशन हमेशा अपने साइड या दूसरे साइड, हमेशा याद रखना टेंशन के अपोजिट हमेशा एक्सेलरेशन लगेगा। यस सर, बॉडी, बस अब याद आएगा। इसके अलावा कोई कंसेप्ट याद रखना नहीं रखना है, टेंशन के अपोजिट हमेशा एक्सेलरेशन लगना है, ये चीज याद रखो, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं होगा।